केमिस्ट्री टीचर। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एमडी-कैट की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूएचएस का टॉपिक नंबर 8 है, मैक्रोमॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है, उसको पढ़ना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द बोर्ड और देखते हैं कि आज के टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है और क्या क्या उसमें हमारे लिए है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप व्हाइट बोर्ड पे सबसे पहले यूएचएस टॉपिक 8 मैक्रोमॉलिक्यूल्स में जो हमने पढ़ना है वो सिलेबस देखेंगे। वो आपके सामने मैं बोलता हूँ, आप देख रहे हैं, स्लाइड आपके सामने है। तो आज के सिलेबस में डियर स्टूडेंट्स जो आप लोग पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बुक 2 है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। कंटेंट में हमने फॉर्मेशन एंड द यूजेस ऑफ द एडिशन पॉलीमर्स पढ़ना है। ओके, जैसे उसमें उसने बात की पॉलीथीन पढ़ना है, पॉलीस्टाइरीन पढ़ना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पढ़ना है। ओके, फिर फॉर्मेशन एंड द यूजेस ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ना है, जिसमें हमने पॉलीएस्टर्स की बात करनी है, पॉलीएमाइड्स की बात करनी है, नायलॉन 6 एग्जांपल है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन भी पढ़ना है, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड तमाम बातें। और उसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए दोनों। वेल स्टूडेंट्स, ये बड़े माइनर से कंटेंट आपको नजर आ रहे हैं, बट दिस इज एमडी-कैट सिलेबस। इसमें हमने इन टॉपिक से रिलेटेड हर चीज को तफसील में पढ़ना है। सो सबसे पहले मैं आपके सामने मैक्रोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और आज के टॉपिक में मैं जो जो बात एक्सप्लेन करूंगा, क्लैरिफाई करूंगा, आई होप कि आप उसके ऊपर फुल फोकस करेंगे ताकि हमारे एमडी-कैट के पेपर का कोई एक क्वेश्चन भी मिस ना हो और हमें मुकम्मल समझ आए। सो सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, सबसे पहले मैंने लिखा है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। व्हाट आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स? हम बुक 1 के स्टार्ट में पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो तमाम मॉलिक्यूल्स चाहे ऑर्गेनिक हैं चाहे इनऑर्गेनिक हैं, जिनका मोलर मास 10,000 AMU से ज़्यादा होता है, दे आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? अब उन्हीं मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हमने आज के सिलेबस में पढ़ना है। आपके सामने मैंने डेफिनेशन की और साथ में एक नाम लिखा, स्टोडिंगर इन 1920 में जो ये साइंटिस्ट थे स्टोडिंगर, इन्होंने प्रूफ किया था कि भाई मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी एक अलहदा प्रॉपर्टीज़ की क्लास है, इनको अलहदा करके पढ़ते हैं। तो इनके नाम को याद रखा जाता है क्योंकि हमने मैक्रोमॉलिक्यूल्स को पढ़ना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने लिखी है, इससे पहले मैं आपको एक और स्लाइड दिखाऊंगा जिसमें माइनर सी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। सो व्हाइट बोर्ड पे देखें, आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स की। इफ यू कुड सी दैट, तो क्लासिफिकेशन जो मेन ब्रांच में की गई है वो देख सकते हैं आप। मैक्रोमॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग, आप देख रहे हैं, दो, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, यस, बट एमडी-कैट में क्वेश्चन आए हुए हैं हमसे, वो मैं भी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा उन एमसीक्यूज की कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सो इस इंफॉर्मेशन को देखें, आपके लिए बनाई गई है। सो सी दिस इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स एंड द ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। मैं पहले इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात कर देता हूं क्योंकि सारे लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ही बात करनी है। सो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आप साइड में देखें, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए आई हैव प्रिंटेड ऑल द डाटा। This is the study of the structure, properties and the reactions and all related things of a chemical which is inorganic in nature, जो organic in nature नहीं है, ठीक है। अब मिसालें बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि अदर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स, आप देख सकते हैं, मैंने लिखा जायंट मॉलिक्यूल्स, डायमंड। एंट्रेंस में सवाल आया हुआ है कि डायमंड क्या पॉलीमर है, क्या मैक्रोमॉलिक्यूल है? जी, ये मैक्रोमॉलिक्यूल है। अच्छा, क्या ये ऑर्गेनिक है? तो माइंड से क्वेश्चन में आता है कि यार ये सारे कार्बन है। ऐसा नहीं भाई, ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। डायमंड में बेशक कार्बन है, बेशक कैटिनेशन है, लेकिन बाकी जो 7 प्रॉपर्टीज हैं, पीएनएस क्रिस्ड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, वो इसमें नहीं है। सो डायमंड, ग्रेफाइट, जस्ट अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, उसमें भी कार्बन है, कैटिनेशन है, बट दैट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। बिल्कुल इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वार्ट्ज है, सिलिका, सैंड, SiO2, जो कि एम्पिरिकल फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, एक मैक्रोमॉलिक्यूल है बट इनऑर्गेनिक इन नेचर है। सो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की पहली क्लासिफिकेशन में मैंने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात की। अभी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, जिसकी डिटेल में हम जाएंगे। आपके सामने अभी चार्ट है, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। बायोपॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। सो बेसिक ब्रांचेस बायोपॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर्स की हैं। बायोपॉलीमर्स की बात हम जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, ऑल दैट। और सिंथेटिक वो जो हम खुद बनाते हैं, जो कि 21st सेंचुरी के जितने भी कंपाउंड्स जो हम डेवलप कर रहे हैं, दे आर द सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब इनके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में। सी इन द व्हाइट बोर्ड, जो कि मैंने आप लोगों के लिए काम किया है, वॉच दिस। मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन जो भी आपके सामने एक्सप्लेन की थी स्लाइड की फॉर्म में, उसी ही की डिस्क्रिप्शन में मैंने इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को भी यहाँ पे लिख दिया, सो दैट यू कैन नोटिफाई दैट कि हमारे पास इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स वो होते हैं
कि जिसमें मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी कतअन ऑर्गेनिक नहीं होती, इनऑर्गेनिक इन नेचर होती है। मिसाल दे दी ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सैंड एंड डायमंड। बात कर रहे थे हम ऑर्गेनिक पॉलीमर की। अच्छा, ऑर्गेनिक पॉलीमर डेफिनेटली वो तमाम मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, जिनकी नॉन पोलर नेचर हो सकती है, जिसमें कैटिनेशन होगी, जिसमें आइसोमरिज्म भी होगा, जिसकी कॉम्प्लेक्स नेचर भी होगी, जिसमें सिमिलैरिटी इन बिहेवियर भी होगा, यानी वो तमाम प्रॉपर्टीज डेफिनेटली शामिल होंगी ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। अब उसको ध्यान में रखते हुए हम बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने एंट्रेंस टेस्ट का लेक्चर है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना कि जो हमारे लिए कंफ्यूजन करे। मैंने क्लासिफिकेशन की भी बेसिस बना दी है, यू कुड सी दैट स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने ओरिजिन की बेस पे क्लासीफाई किया। भाई मैक्रोमॉलिक्यूल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को मैं ओरिजिन की बेस पे अगर क्लासीफाई करता हूं तो मेरे पास आप देख सकते हैं दो तरह के, जो कि अभी आपके सामने क्लासीफाई किया गया था चार्ट में, दो ब्रांचेस बनती हैं, बायोपॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये ओरिजिन की बेस पे है कि भाई ये आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये एक पॉलीमर है। अब आप इसको टेस्ट करेंगे तो मैं सबसे पहले पूछूंगा यार इसका ओरिजिन क्या है, क्या ये बायो ओरिजिन से एसोसिएटेड है या आपने खुद बनाया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसकी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडस्ट्रीज में हम लोग खुद बनाते हैं दे आर सिंथेटिक पॉलीमर्स, और जो नेचर से मिलते हैं दे आर बायोपॉलीमर्स। इनकी डिटेल हम पढ़ते हैं, आप जानते भी हैं। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने आपके सामने 3 स्ट्रक्चर लिखे हैं, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे इसलिए एलैबोरेट किया। अगर हमारे पास एक पॉलीमर जो कि मोनोमर सिंगल पीस से मिलकर बना है, वन पीस कंबाइन होकर पॉलीमर, जो मोनोमर्स हैं उस पॉलीमर में अगर वो इस तरह अरेंज हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं कि वो आपस में कनेक्ट होकर सिंपल एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो दे ऑल आर कॉल्ड एज द लीनियर पॉलीमर्स। क्लियर, वेरी सिंपल। और अगर स्ट्रक्चर इस तरह है, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर कि उसमें कुछ ब्रांचेस नजर आती हैं, मैं बात नहीं कर रहा मोनोमर की, मैं बात किसी और चीज की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसके अपीयरेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। सो दे आर कॉल्ड एज द ब्रांच्ड पॉलीमर्स। ओके, मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया, दीज आर द मोनोमर्स एंड दिस इज द काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर व्हिच हैव द ब्रांचेस, यू कुड सी दैट, वेरी सिंपल, दे आर द ब्रांच्ड पॉलीमर्स। एंड सेकंड वन, क्रॉस लिंक्ड। अगर ब्रांचेस इतनी एक्सटेंड हो गई हैं कि इंटरनेटवर्किंग हो गई है, लिंक्स बन गए आपस में, लेयर्स में कनेक्शन आ गया है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सो दे आर कॉल्ड एज द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। डन हो गया। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू पीपल। सो दैट वाज द क्लासिफिकेशन, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। क्लियर है? सो एमसीक्यू में जिस तरह मर्जी पूछ ले कि भाई आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर है, मुझे स्ट्रक्चर की बेस पे बताएं कि क्या ये पॉलीमर क्रॉस लिंक्ड है, लीनियर है, ब्रांच्ड है। यू कैन सिंपली आंसर इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन मैंने की है वो उसकी तरह मैं बाद में जाऊंगा। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डीपी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? भाई जब हम पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं और अभी मैंने स्ट्रक्चर की बात कर दी, आपके सामने स्ट्रक्चर आया, आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि एक मॉलिक्यूल है, उसमें आप लोग मोनोमर्स को हाईलाइट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने मोनोमर्स होंगे? हाँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर तो मॉलिक्यूल में एक खास नंबर ऑफ मोनोमर है तो हमें पता होना चाहिए, ये कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? मैंने डिफाइन भी कर दी, नंबर ऑफ मोनोमर्स इन द पॉलीमर। पॉलीमर में कितने मोनोमर पाए जाते हैं? एक पॉलीमर में 100 मोनोमर पाए जाते हैं, 1000 पाए जाते हैं, 500 पाए जाते हैं, वो जो भी नंबर ऑफ मोनोमर का होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी टाइप ऑफ मोनोमर की बात नहीं की, जितने भी मोनोमर्स हैं, जितनी तादाद में पाए जाते हैं, दे आर द डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन। और यहीं पे मैंने एक फार्मूला भी लिंक किया क्योंकि इससे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, इफ यू कुड मेमोराइज, तो आप देखें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर, एक पॉलीमर है आपके पास, उसका जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है कि भाई इसमें कितने मोनोमर्स हैं। ओके, जितने ज्यादा मोनोमर्स पाए जाएंगे उतने उसका ज्यादा मास होगा। हाँ, और जो मोनोमर का मास होगा उसकी तादाद से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज द डीपी, नंबर ऑफ द मोनोमर्स। अब मोनोमर के मोलेकुलर मास से, इथीन है तो उसके मोलर मास से, पॉलीविनाइल क्लोराइड बना रहे हैं तो विनाइल क्लोराइड के मास से, स्टाइरीन के मास से करेंगे तो पॉलीस्टाइरीन की बात करेंगे जो आगे हम अभी पढ़ेंगे। मोनोमर के मास को मल्टीप्लाई करना है उसके नंबर से, तो डेफिनेटली एक मोनोमर का जो मास है अगर उसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पूरा पॉलीमर होगा उसका मास आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट और उसका फार्मूला जरूर जहन में रखना है। एमडी कैट है, यहाँ पे मैं एक और बात वादे कर दूं, इन 3 चीजों में से आपको स्टेटमेंट में कोई सी 2 चीजें दे सकता है। मैं आगे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करूंगा, अभी मैं बता रहा हूं कि इनमें से 3 में से कोई सी 2 चीजें दे दे, आप तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं, यस, बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी एमसीक्यू में इसकी। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे।
जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हमने स्ट्रक्चर की बेस पे भी क्लासिफिकेशन कर ली है, ठीक है, और उसके अलावा हमने ओरिजिन की बेस पे भी कर ली है। अब जो हमारे पास आता है नेचर ऑफ द मोनोमर की बेस पे, अब एग्जांपल्स देखें, बड़ी क्लियर फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया है। होमोपोलीमर, होमो मीन सेम, ऐसा पॉलीमर जिसमें पाए जाने वाले तमाम मोनोमर्स बिल्कुल एक जैसे हों, एक ही तरह के हों। मिसाल पॉलीइथीन, मिसाल पॉलीस्टायरीन, स्टायरीन ही है, एक ही मोनोमर है। पॉलीथीन में सिर्फ इथीन है, एक ही मोनोमर है। पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सिर्फ एक ही तरह का मोनोमर है। तो दे ऑल आर कॉल्ड एज द होमोपोलीमर। मैंने सिंपलाइज कर दिया है, देखे ना, ए मीन these all are the monomers of the same nature, of the same type. क्लियर हो गया? So they are called a homopolymer. अगर मेरे पास एक ऐसा पॉलीमर है, दिस इज अ पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स मिले हुए हैं, आप देख लें ए बी, ये भी बी ए। अगर मैं पूरा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर देखता हूं तो मुझे पूरे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में सिर्फ दो तरह के मोनोमर्स मिलते हैं। द पॉलीमर which consist of the two types of the monomers, they are called as the copolymers. क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, बड़ा सिंपल सा है, आपके सामने एग्जांपल्स आ सकती हैं, नायलॉन 6 की आ सकती है जो कि आप कंडेंसेशन पॉलीमर में पढ़ेंगे। पॉलीएस्टर, डेक्रोन, टैरिलिन की जो हमारे सिलेबस में भी है उसकी एग्जांपल पूछी जा सकती है। हमारे पास एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन की बात कर सकता है। तो हमारे पास वो तमाम एग्जाम्पल, वो तमाम पॉलीमर्स जिसमें दो तरह के मोनोमर्स पाए जाएं, दे कॉल्ड एज द कोपॉलीमर्स। एंड वेरी सिंपल, अगर एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें मेरे पास 1 2 3 ABC मैंने सिंबलाइज किया है ना, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टायरीन, रबर, आप जानते हैं बड़ी जबरदस्त इफेक्टिव प्लास्टिक है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चर में आप इसके बम्पर्स वगैरह में बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ABS बोला ना, एक्रिलोनाइट्राइल 1, ब्यूटाडाइन 2, स्टायरीन 3, तीन तरह के मोनोमर्स एक ही पॉलीमर में पाए जाते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ द थर्ड पॉलीमर, गॉट इट। ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा पॉलीमर जिसमें तीन तरह के मोनोमर्स पाए जाते हैं, डियर स्टूडेंट्स, सो दे आर कॉल्ड एज द terpolymers. Very simple. So that was the classification on the basis of the nature of the monomers present in a polymer. Very simple, you have to memorize. मैंने explain किया। उसके बाद temperature effect की बेस के ऊपर you could see that you know that all, लेकिन यहाँ पे मैंने उनको अलग-अलग इसलिए किया है so that you can answer them in a very frequent way. We have the limited time, we have to be very much confident, without confusion we should answer every question of the MDCAT. Clear है? So temperature की बेस पे मैं करता हूँ, तो भैया मेरे पास पॉलीमर आ गया, मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है उसका स्ट्रक्चर क्या, मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि उसमें मोनोमर्स कितने हैं। द थिंग विच आई हैव टू कंसर्न इज कि भाई उसका टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट होता है और वो टेम्परेचर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं और एक पॉलीमर टेम्परेचर मिलने पे सॉफ्ट हो जाए, दैट बिकम्स सॉफ्टन ऑन हीटिंग, और अगर उसे ठंडा करें तो फिर हार्ड हो जाए। जैसे आप कॉमन देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के PVC पाइप्स होते हैं, उनको गर्म करते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, आप उनको बेंड करके ठंडा करते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, लाइक दैट। तो दे आर कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक्स। व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक्स? द पॉलीमर्स व्हिच बिकम सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड बिकम रिजिड एंड हार्ड ऑन कूलिंग, दे आर कॉल्ड एज द थर्मोप्लास्टिक्स। क्लियर? दूसरा, व्हाट आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? बेतहाशा ऐसे पॉलीमर्स हैं, जैसे गाड़ियों की बॉडी कह लें, हमारे पास कंप्यूटर बॉडीज कह लें, जो कि गर्म होते हैं और वो हीट मिलने पे, ऑर्डिनरी नॉर्मल लिमिटेड लेवल की हीट मिलने पे सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड रहते हैं, रिजिड रहते हैं, क्योंकि उनमें क्रॉस लिंकिंग ज्यादा होती है। दे आर कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, या उनको खाली थर्मोसेट्स कहा जाता है, विच बिकम एंड रिमेन रिजिड ऑन हीटिंग। और अगर बहुत ज्यादा हीटिंग करेंगे तो दे विल डीकंपोज, और अगर एक दफा वो डीकंपोज हो गए तो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आएंगे। मैं एंड टू टेस्ट MCQ बोलने लगा हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी रीमोल्डेड, थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? तो आंसर इज थर्मोप्लास्टिक्स, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक्स को हीट करते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फिर हार्ड होकर दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक तो डिस्टर्ब नहीं होते, और अगर बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये पॉइंट अपने जहन में रखना है। सो दैट वाज अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर इफेक्ट। क्लियर? आमतौर पे, इंपॉर्टेंट लाइन बोलने लगा हूं, आमतौर पे हम आगे मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं ना, आमतौर पे वो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, और जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं ना, आमतौर पे, सारे नहीं, आमतौर पे ज्यादातर वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात आगे करते हैं, वही क्लासिफिकेशन आ गई। अब मैंने क्लासिफिकेशन करनी है द इंपॉर्टेंट मोस्ट, जो कि हमारे MDCAT के सिलेबस में एग्जांपल्स के साथ पूछी गई है, एंड दैट इज
पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की बेस पे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की बेस पे हमारे पास मोनोमर्स किस तरह मिलते हैं उसकी बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की है। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमर, क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है उनमें, और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। सबसे पहले मैं एडिशन पॉलीमर पढ़ूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वर्क फॉर यू। आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं पूरे एमडी कैट में या किसी भी पेपर में जिस तरह के भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन को मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में सिर्फ आप लोगों के लिए एलैबोरेट किया है और अभी मैं इनको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि जब आप इसको सुनेंगे तो तवज्जो से सुनेंगे और अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपका हर एक सवाल सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। वॉच दिस एडिशन पॉलीमर। मैंने पहला पॉइंट लिखा है सिंपल एडिशन ऑफ द मोनोमर्स। नाम से जाहिर है इसमें मोनोमर्स जैसे ईथीन, जैसे स्टायरीन, जैसे विनाइल क्लोराइड, जैसे विनाइल साइनाइड जिसको एक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं, एग्जांपल्स भी सुनिएगा, सिंपल ऐड इन होते हैं और ऐड होके मोनोमर्स एक पॉलीमर बना देते हैं। सिंपल एडिशन। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल एडिशन? मैंने कोई दूसरा लफ्ज नहीं बोला। सिंपल एडिशन का मतलब है बस ऐड होते जाएंगे, कुछ भी इसमें से निकलेगा नहीं। यस, दिस इज द पॉइंट। एडिशन पॉलीमर्स में जब मोनोमर्स मिलते हैं तो देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल। अब चूंकि एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं होती, मॉलिक्यूल्स ऐड इन होते हैं, तो चेन ग्रो करती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज अ चेन ग्रोथ मैकेनिज्म। चेन ग्रो करती है और चेन ग्रोथ का भी अगला एमसीक्यू नोट कीजिएगा, हमारे पास वन साइड ग्रोथ ऑफ चेन होती है, एक साइड पे चेन ग्रो करती है और ये फास्ट प्रोसेस होता है, ये बड़ी जल्दी पॉलीमराइजेशन होता है। क्यों, मैं बताऊंगा, अभी बोल रहा हूं। इसमें आपकी बुक का भी और ए लेवल्स का भी एक पॉइंट ऐड करूंगा डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज एमडी कैट, क्वेश्चंस आते हैं हमारे एफएससी में तो सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिखा हुआ है। मैं एक एमसीक्यू की मिसाल से इसको जस्टिफाई करूंगा। अभी आप इन पॉइंट्स को देखें, ये फास्ट प्रोसेस है, वन साइड ग्रोथ ऑफ चेन होती है, आगे इनिशिएटेड बाय, दिस इज माय पॉइंट। एफएससी में जो मैकेनिज्म शो किया गया दैट इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रही है फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इनिशिएटर होना चाहिए। आमतौर पे होमोलाइसिस के नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं और हमारे पास चेन ग्रो करना शुरू हो जाती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, डन, वी नो दैट। लेकिन इनिशिएटर हमारे पास इनिशिएट कर सकता है थ्रू केटाइन फॉर्मेशन भी, एनाइन फॉर्मेशन भी। पॉइंट नोट करें, मैंने लिखा है यहां पे। मैं एमसीक्यू पूछता हूं एमडी कैट का, इमेजिन कि एडिशन पॉलीमराइजेशन कैन बी प्रोसीडेड बाय ऑप्शन ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ऑप्शन बी anionic polymerization, option C cationic polymerization procedure, D all of them. तो my answer will be all of them. मेरे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन की जो इनिशिएशन होती है वो फ्री रेडिकल से भी हो सकती है। हाँ, जब फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो हम पेरोक्साइड्स को यूज करते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, जैसे टर्शी ब्यूटाइल पेरोक्साइड हो गया। ये वर्ड सुन रहे हैं ना, तो ये पेरोक्साइड्स हैं, इनिशिएटर है। और पेरोक्साइड क्यों यूज करते हैं? इनका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, फ्री रेडिकल्स जल्दी बन जाते हैं, होमोलाइसिस हो जाता है। होमोलाइसिस जनरेट फ्री रेडिकल्स और पेरोक्साइड्स आमतौर पे फ्री रेडिकल्स को जनरेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज आंसर, फ्री रेडिकल। उसके बाद केटाइंस एंड देन एनाइंस। तो ये तीनों चीजें आपके सामने आती हैं। उसके बाद बात करते हैं नया एमसीक्यू, पॉलीमर हैज हाई मोलर मास। ये बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट है, बच्चे के ज़हन में क्वेश्चन आता है, कहते हैं भाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे डिपेंड करता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं एडिशन पॉलीमराइजेशन करूं या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करूं, क्या फर्क पड़ता है भाई? मैं जितनी डीबी बढ़ा दूंगा, नंबर ऑफ मोनोमर्स बढ़ा दूंगा, उतना मोलर मास बन जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है तो क्या स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं? नहीं, मोनोमर सिंपल ऐड इन होते हैं। जब मोनोमर सिंपल ऐड इन होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास मोलर मास ज्यादा होगा। कंडेंसेशन पॉलीमर में लेट्स सपोज जब मोनोमर्स मिल रहे हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे हैं, अगर उतनी एडीपी का कोई मैं और मोनोमर यूज करूंगा तो कंपैरेटिव टू द एडिशन पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर्स का मास लोअर होगा। पॉइंट याद रखिएगा, इंटरसेस में पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई रोट दिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, दिस इज अनदर ब्यूटीफुल एमसीक्यू जिसको मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन। मैं ईथीन की बात करता हूं या पॉली ईथीन की बात करता हूं, मैं विनाइल क्लोराइड की बात करता हूं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करता हूं, मैं सिंपल एडिशन पॉलीमर की बात करता हूं या उसके मोनोमर की बात करता हूं, क्या उसके मोलेकुलर फार्मूला में कोई फर्क आया? नहीं, वो तो सिंपल एडिशन हुई है, मोनोमर्स ऐड हुए, पॉलीमर बन गया। एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। भाई जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे, जो भी होंगे, वो तो वही रहेंगे ना,
उनकी एलिमेंटल रेशियो तो वही रहेगी ना. सो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एडिशन पॉलीमर्स एंड देयर मोनोमर्स इज सेम. एडिशन पॉलीमर्स के एम्पिरिकल फार्मूला और उनका जो पूरा फार्मूला मैथ है उसका जो है ना वो सेम होता है. वो मैंने लिख दिया, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द पॉलीमर एंड द मोनोमर इज सेम. तो अब मैं एक एमसीक्यू से इसकी प्रैक्टिस कर देता हूँ. सिंपल सी एग्जांपल है, आगे मैं मजीद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूंगा, बट एन एग्जांपल व्हिच इज नॉट अ पॉलीमर. अभी तक जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन हो जाए. मैं देखता हूँ वो पूछ रहा है कि भाई पॉलीमर कौन नहीं है. ऑप्शन ए पॉलीसाइलिन, पॉलीमर है. ऑप्शन बी पॉलीस्टाइरीन, पॉलीमर है. ऑप्शन सी डायमंड. आई कुड गेट कंफ्यूज, डायमंड तो हम नहीं पढ़े ऑर्गेनिक में. मैंने पढ़ाया है, स्टार्ट में पढ़ाया है, दिस इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर, डायमंड इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर. तो माय आंसर विल बी डेल्टा, दे ऑल आर द पॉलीमर्स. क्लियर है? सो अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, इसको ध्यान में रखिएगा. और अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कुछ करेंगे जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन. मैंने एडिशन पॉलीमर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एलैबोरेट किए. हर तरह का जो एमसीक्यू पूछा जा सकता है उसकी बेस मैंने एक्सप्लेन कर दी. अब हम मैकेनिज्म की भी बात करें, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे केटायनिक हो, चाहे एनायनिक हो. एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप्स पे डिपेंड करता है. इनिशिएशन, देन प्रोपेगेशन एंड देन टर्मिनेशन. इनिशिएशन क्या, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे केटायन हो, चाहे एनाइन हो, वो हमारे से जो पहले मोनोमर पड़ा हुआ है उसकी साइड को एक्टिव करेगा. अभी मैंने फ्री रेडिकल की एग्जांपल दी जो आपकी बुक में है, आप देख सकते हैं. लेट्स सपोज मैंने फ्री रेडिकल बना दिया, मैंने किसी भी पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल बना दिया, या एक कैटाइन हो सकता है या एनाइन हो सकता है, डज नॉट मैटर. एक यूनिट है जो स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, ये अटैक करता है इस पे, डेफिनेटली इसके बॉन्ड को कंज्यूम करके अपना बॉन्ड बनाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है कार्बन, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाता है. इस फ्री रेडिकल ने इस मोनोमर की एक चेन को एज अ फ्री रेडिकल इनिशिएट कर दिया. अब प्रोपेगेशन है. व्हाट डू यू मीन प्रोपेगेशन? फैलाव, बढ़ना, फैलना. हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक साइड से चेन ग्रो करेगी, चेन ग्रोथ मैकेनिज्म है. आप देखें, अब ये फ्री रेडिकल दूसरे मोनोमर पे अटैक करेगा, ये तीसरे पे, चौथे पे. जनरल प्रोपेगेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फाइनली आप देख सकते हैं जो भी मोनोमर उसके साथ कनेक्ट होगा उसके एंड वाली चेन पे फ्री रेडिकल बनता जाएगा, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. जो भी डीपी हमने बनानी है, जिस भी ग्रेड का पॉलीमर हमने बनाना है ना, वो हम बना लेंगे. अब जब मेरे पास एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ द मोनोमर्स एक पॉलीमर में आ गई तो मैंने इस रिएक्शन को रोकना है, मैं टर्मिनेट करूंगा. तो टर्मिनेशन के लिए द पॉपुलर एमसीक्यू बेटर नो, हम जानते हैं व्हाट इज टर्मिनेशन. अगर मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे किसी भी इक्वेशन में 2 फ्री रेडिकल्स पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू है एमडी कैट का, आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिख देगा और कहेगा बताओ कौन सा टर्मिनेशन स्टेप है. स्टूडेंट्स सुन ले, मैं 2 एमसीक्यूज बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. अगर तो मेरे पास प्रोडक्ट साइड पे 2 फ्री रेडिकल्स है ना, तो दिस इज इनिशिएशन. ओके, अगर मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 फ्री रेडिकल्स हैं तो ये 2 फ्री रेडिकल्स आपस में मिलकर रिएक्शन टर्मिनेट कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई फ्री रेडिकल नहीं होगा. तो टर्मिनेशन वो होता है कि जिसमें रिएक्टेंट साइड पे 2 फ्री रेडिकल होते हैं, दे कंबाइन टुगेदर एंड दे गोइंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट व्हिच इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ एंडिंग अ रिएक्शन. सो दैट वाज द सिंपल काइंड ऑफ एग्जांपल कि हम कैसे पॉलीमर्स को बनाते हैं. सो ये मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया. अब मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं. स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में जो चीजें पूछी गई हैं वो मैंने सारी लिखी हैं. इसके अलावा एमडी कैट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने वो भी लिखे हैं. इंटरेस्टिंग चीज आप व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे कि मैंने यूजेस भी लिखे हैं. यूजेस कॉमनली स्टूडेंट इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता उसको, और उस वजह से एमडी कैट में बहुत नुकसान उठाता है. स्टूडेंट्स यूजेस पे बहुत एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए जितने भी हमारे पॉलीमर्स हैं, जो भी हैं, उनके यूजेस को याद रखना है, इसलिए मैंने लिखा. यू कैन नोट इट डाउन आल्सो. मैं पॉलीस्टाइरीन की बात करता हूं, ये एडिशन पॉलीमर है. स्टाइरीन का स्ट्रक्चर ये है, विनाइल यानी CH2 डबल बॉन्ड CH बेंजीन, विनाइल बीस बेंजीन. अगर मैं ये डबल बॉन्ड खत्म करके इधर लगा दूं तो विनाइल बेंजीन मोनोमर है. बट यहाँ पे तो मैं पॉलीस्टाइरीन लिख रहा हूं, मैं तो पॉलीमर लिख रहा हूं. तो पॉलीमर लिखना तो बहुत आसान है. दरमियान वाला डबल बॉन्ड क्रॉस करें, इसको लिंक अप कर दें, दरमियान में n नंबर ऑफ पार्टिकल, n इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि जितने यूनिट्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन. पॉलीस्टाइरीन है, किस ग्रेड का है वो सामने आ जाएगा. सो दिस इज पॉलीस्टाइरीन. आपके सामने पॉलीस्टाइरीन बन जाता है. ये मोनोमर एक ही है, सो इट्स अ काइंड ऑफ होमोपॉलीमर. ये एडिशन पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, सिंपल एडिशन से बना है आपके सामने. अब ये देखिए मैंने इसके जो यूजेस लिखे हैं याद रखने हैं.
फूड कंटेनर्स बनते हैं, कॉस्मेटिक बॉटल्स बनती हैं, टॉयज बनते हैं, पैकिंग मटेरियल्स बनते हैं, इंसुलेशन ऑफ द वायर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे यूजेस स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं, आपसे पूछे जाएंगे। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, वेल ये पॉपुलर एमसीक्यू बुक की लाइन भी है। जब पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे बना है, बिल्कुल उसी तरह विनाइल क्लोराइड मोनोमर, अगर ये डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे लगा दूं तो विनाइल क्लोराइड है। पॉलीविनाइल क्लोराइड में ये डबल बॉन्ड एक्सटेंड होकर यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के साथ ग्रेडिंग शो करेगा कि इस ग्रेड का पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ठीक है, आपके पास ये 52 डिग्री सेल्सियस पे 9 एटमॉस्फेरिक की प्रेजेंस, प्रेशर की प्रेजेंस में पॉलीमराइज होता है, हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, सो गॉट इट। इसके यूजेस वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, पूछे गए हैं। एमडीकेट में आप पेपर देख सकते हैं, आप टेस्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे। ये इलेक्ट्रिकल वायर कवरिंग्स के लिए भी यूज होता है। पीवीसी पाइप तो बहुत कॉमन आप लोगों ने देखा होगा, घरों में जो वायरिंग होती है उससे पहले जो प्लास्टिक के पाइप्स बिछाए जाते हैं, तो दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये इंसुलेटर भी है, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस। इसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, आप वाटरफॉल्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, फॉर द डिफरेंट प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं, वो मैंने लिख दी है। पीवीसी पाइप्स बनते हैं, इंसुलेशन ऑफ द वायर्स होती हैं, वायर कवरिंग मैंने पहले लिख दिया। फ्लोर टाइल्स, ये एमसीक्यू बहुत पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशन पॉलीमर इज यूज्ड एज अ फ्लोर टाइल्स, फ्लोर कवरिंग, तो पीवीसी याद रखिएगा, मैंने वो हाईलाइट भी कर दिया है। सो पीवीसी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास ग्रामोफोन रिकॉर्डर, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट यूजेस जो कि आप याद करेंगे, मैंने हाईलाइट कर दी है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीविनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट, सिंपल वही विनाइल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे एसीटेट ग्रुप लग गया है, तो बिल्कुल मोनोमर इस तरह होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ये मैंने पॉलीविनाइल एसीटेट पीवीए लिखा है एन नंबर ऑफ मोल्स के साथ, द सेम केमिस्ट्री जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके यूजेस वंस अगेन इंटरेस्टिंग, ये एडिशन पॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर है, ये चेन ग्रोथ करता है। एडिशन पॉलीमर्स की वो तमाम एग्जांपल्स बातें कर रहे हैं जनाब। ये टेक्सटाइल कोटिंग्स में यूज होता है, ये रेजेंस बनाता है ऑफ कोर्स, ये बाइंडर है, जो ग्लू आप कॉमन लाइफ में देखते हैं ना, ग्लू एडहेसिव मटेरियल जो कि जोड़ता है लकड़ी को आमतौर पे जोड़ने के लिए, वो यही है पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, इसी तरह आपके पास एडहेसिव मटेरियल मैंने लिख दिया है, और च्युइंगम्स वगैरह बनाने में भी ये यूज़ होता है। इट्स डिफरेंट ग्रेडिंग यूज़ होती है। च्युइंगम तो ऐसी नहीं होती कि हमारे मुंह में चिपक जाए, लेकिन अगर इसकी ग्रेडिंग बढ़ा दें, इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़ा दें और उनकी एंडिंग अच्छी कर दें कि उनके रिएक्टिव एंड खत्म हो जाए, तो च्युइंगम बनती है। यूज़ है, एमडीकेट का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट ये एक्रिलिक फाइबर है, विनाइल साइनाइड। ठीक है, विनाइल साइनाइड, इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी बोलते हैं ना, तो इसका जो फाइबर है उसको एक्रिलिक फाइबर या एक्रिलिक रेजिन्स बोलते हैं। एक एमसीक्यू जो कि एमडीकेट में पूछा गया, उसकी वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये डैम्स, ये चूंकि हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से इफेक्ट नहीं होता, एडिसिव होता है, तो डैम्स पेंट में इसको यूज, जो डैम्स को पेंट करने के लिए जहाँ पे वाटर रेजर्वायर है ना, वहाँ पे वाटर कंटेंट होंगे, वो रिएक्शन कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सारी बातें हम जानते हैं। वो कौन सा मटेरियल उसको पेंट करने के लिए लगाऊं कि जो पानी से रिएक्शन ना करे या पानी उस चीज़ को आके ख़राब ना करे, तो हमारे पास ये है एक्रिलिक फाइबर जो कि डैम्स पेंटिंग में यूज़ होता है। और ऑरलॉन फाइबर, एक कपड़े का फाइबर है, उसमें भी ये फाइबर ऑरलॉन बनाया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। और एंड में पॉलीथीन, द कॉमन थिंग जिसे हम जानते हैं, हमारे कॉमन यूज़ में आती है, आपने इसका यूज़ भी पढ़ा हुआ है। हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट की बात करें, याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डेफिनेटली बताया था, ये बताया गया होगा, आपने जो भी लेक्चर सुना होगा। जिगलर नाटा के टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बेस्ट प्रोडक्शन करता है पॉलीथीन की। तो हमारे पास इसके अलावा हम डिफरेंट ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे भी बनाते हैं, आपकी बुक में भी है। सो हमारे पास पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन के बेतहाशा यूजेस हैं। आप एक शॉपिंग बैग से लेके, कवरिंग से लेके, मटेरियल से लेके डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जो ऑल आर द यूजेस रिटन इन योर बुक, आपको इनका पता होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज अबाउट द एडिशन पॉलीमर्स। ये मैंने सारी एक्सप्लेनेशन की। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एमसीक्यूज रखूंगा नेक्स्ट बोर्ड में, और हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है हमें किस हद तक समझ आया है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड आपके सामने है। एमसीक्यू की बात करते हैं। पहला एमसीक्यू मैंने लिखा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिलेट्स विद। अच्छा, एडिशन पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड कोई चीज है ऑप्शंस में, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एडिशन पॉलीमराइजेशन करता है। दूसरा चेन ग्रोथ मैकेनिज्म, एग्जैक्टली ये भी वही है। इसका जब फ्री रेडिकल हो, कैटायनिक हो, एनायनिक हो, जो चेन ग्रो करती है तो चेन ग्रोथ मैकेनिज्म कहलाता है, ये भी रिलेटेड है। एंड हाई मास ऑफ द पॉलीमर्स, मैंने बताया था चूंकि इनके मिलने से मोनोमर्स में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता, तो हाई मास के पॉलीमर्स बनते हैं।
तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। ये वो MCQ मैंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए स्टूडेंट, सो दैट यू कैन कलेक्ट ऑल द कंसर्न डाटा विच इज़ इंपॉर्टेंट। सो इस MCQ की ऑप्शन डेल्टा है, ऑल ऑफ दीज ABC। नेक्स्ट MCQ, degree of the polymerization of the polyethene having mass 28,000. How could I get the degree of polymerization? पहले तो मुझे पता होना कि DP है क्या, degree of polymerization, number of monomers in the polymer. Okay. आपने मुझे तो पॉलीमर का मैस दे दिया, हाँ मुझे पता है, और आपने मुझे मोनोमर का नहीं बताया, बताया है ना, मोनोमर मैंने पॉलीइथीन बोल दिया स्टूडेंट्स, तो हम इथीन का मोलर मैस निकाल लेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास लेट्स सपोज इथीन है, तो ये मोनोमर है 12 + 2 14 एंड 14 28, तो इसका मोनोमर का मोलर मैस 28 है, ठीक है। अब मैंने जो फार्मूला स्टार्ट में पढ़ाया था आपको याद होगा, मैंने कहा था मोलर मैस ऑफ द पॉलीमर इज इक्वल टू द डीपी मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मैस ऑफ मोनोमर। तो अब मैंने डीपी फाइंड आउट करनी है, तो मैं मोनोमर के मैस को पॉलीमर के मैस के नीचे ले जाऊंगा, यानी पॉलीमर का मैस मैं डिवाइड कर दूंगा। वॉच दिस, पॉलीमेरिक मैस डिवाइडेड बाय द मोनोमेरिक मैस, और जब मैंने मोनोमर के मैस और गिवन मैस ऑफ द पॉलीमर को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आता है 1000। सो अगर इन तीनों में से मुझे कोई भी दो चीजें दे दी जाएं, मैंने कहा था कि मैं तीसरी को इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं एज आई डिड, तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर 1000 MCQ। क्लियर है। नेक्स्ट ये MCQ, पेंट्स ऑफ द डैम हैव, अभी मैंने बोला एक्रिलिक फाइबर, विनाइल साइनाइड से हमारे पास जो मटेरियल बनता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी से रिएक्ट नहीं करता, पानी से बचाता है, पानी उससे दूर रहता है, वो पानी से दूर रहता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये है मेरा आंसर एक्रिलिक फाइबर, ना पॉलीविनाइल एसीटेट, ना पॉलीइथाइलीन, ना पॉलीस्टाइरीन, बल्कि एक्रिलिक फाइबर का जो मटेरियल है वो हमारे पास डैम्स जो पेंट किए जाते हैं उनके मटेरियल में होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट pointed out for you people about the addition polymers according to your syllabus। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन की बेस पर सेकंड क्लास ऑफ द पॉलीमर्स, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? कंडेंस करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस करते हैं, जुड़ जाते हैं। हाँ, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब दो यूनिट्स मिलते हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, आमतौर पे पानी, आपकी बुक में भी वाटर ही की एग्जांपल है, लेकिन NH3 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, small molecule release the type of polymerization in which the monomers combine together and condense together with the elimination of the small molecules, that is called as condensation। okay, the process is condensation polymerization। so अगर आप देखते हैं, इसके भी मैंने पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए so that you can understand। पहला मैंने लिखा है molecule of the monomer condense and release small molecules, ये डेफिनेशन है मैंने बोल दी। अब this is slower reaction comparatively, ये MCQ है, याद रखना है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है टाइम टेकिंग है, दो बाय फंक्शनल ग्रुप्स मिल रहे हैं, पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है, फ्री रेडिकल तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, कीटानिक एनायनिक तो एक चेन में ग्रोथ इन हो जाती है, तो ये उससे स्लो है। ये हम कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करें, ये प्रोसेस होगा बट इट्स स्पीड इज स्लोअर देन द एडिशन पॉलीमर्स। MCQ याद रखिएगा, वो मैंने लिख भी दिया। इसके बाद है स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म, ये भी पॉइंट MCQ है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन फॉलो द स्टेप ग्रोथ। हमारे पास चेन ग्रोथ एडिशन पॉलीमराइजेशन करते थे, कंडेंसेशन पॉलीमर स्टेप ग्रोथ प्रोसेस करते हैं। उसके बाद है लोअर मैस ऑफ द पॉलीमर, ये मैं बता चुका हूं क्योंकि अभी स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं, जो एक्सपेक्टेड मैस था कि इतने मोनोमर मिले हैं, इतना मैस होना चाहिए, भाई उन मोनोमर्स के मिलने से हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट भी तो हुए हैं, तो उनका मैस कम आएगा। तो ये वो लोअर मैस है, इसमें कोई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का सिनेरियो नहीं है, ये कंपैरिजन कर रहे हैं एडिशन और कंडेंसेशन का, क्योंकि कंडेंसेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, सो दैट्स व्हाई लोअर मैस होता है पॉलीमर का। आगे कहता है कि चेन ग्रोथ फ्रॉम द बोथ साइड, अनदर इंपॉर्टेंट, भाई बाय फंक्शनल ग्रुप है, मैं अभी एग्जांपल देता हूं आपको, तो दोनों तरफ से चेन ग्रो करेगी ना, दो मॉलिक्यूल्स उनके साथ, हर मॉलिक्यूल में दो दो यूनिट साइड पे लगे हुए हैं, बाय फंक्शनल, दो साइडेड से फंक्शनल है, तो जहां जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप में मौजूद है, प्रेजेंट है, वहां से चेन ग्रो करेगी। सो यहाँ पे चेन दोनों तरफ से स्टार्ट होती है। अब हम मिसाल की बात पर करते हैं जो आपकी बुक में है, पॉलीएस्टर। आपकी बुक की मिसाल बड़ी सिंपल, उसी की बात कर रहा हूं, पॉलीएस्टर की। इसको टैरालीन भी कहते हैं, डैक्रोन भी कहते हैं, याद कर लीजिएगा, दोनों नाम है। आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसकी दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप है बाय फंक्शनल। ये देख रहे हैं मेरे पास एक मॉलिक्यूल है टर्सैलिक एसिड, इसकी दोनों साइड पे फंक्शनल ग्रुप है बाय फंक्शनल। अब चेन ग्रोथ दोनों साइड पे होगी, सिंपल है। व्हाट आर द पॉलीएस्टर्स, व्हाट इज द एस्टर? स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल से मिलता है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू मस्ट मेमोराइज,
एस्टेरिफिकेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड बिहेव नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड OH देता है और H अल्कोहलिक यूनिट से आता है, एस्टर लिंकेज बनती है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और साथ में O, और वो जो है वो अल्कोहल का होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एस्टेरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एज एन एसिड बिहेव नहीं करता, उसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है और अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। ये 3 लाइनें MCQs बोले हैं मैंने, आपके MD-CAT में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारे पास एक डायोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल, मैंने कॉमन नेम भी लिख दिया, मैंने IPAC नेम भी लिख दिया, इथेन 1,2 डायोल, ये दोनों नाम भी पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स एक भी चीज इररेलेवेंट नहीं है, हर चीज जरूरी है। IPAC नेम भी पता होना चाहिए, कॉमन नेम भी। सो इथाइलिन ग्लाइकोल IPAC नेम, टर्टफैलिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकोल कॉमन नेम एंड टर्टफैलिक एसिड कॉमन नेम। IPAC नेम रेड में लिखें, थेन 1,2 डायोल, और इस तरह बेंजीन 1,4 डायोइक एसिड। तो ये दोनों मोनोमर्स मिलते हैं, टेरेलिन पॉलीएस्टर, कंडेंसेशन होती है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। यहाँ पे देखें आप, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने यहाँ पे चूंकि 2 की बात की है, फर्स्ट किया यहाँ पे n नंबर ऑफ यूनिट ले लेता हूँ, यहाँ पे भी n नंबर ऑफ, तो n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और n पॉलीमर बनेगा ना। हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, मॉलिक्यूल कंडेंस होता है, पॉलीमर बन जाता है। सो मैं एक MCQ पूछूं, पॉलीएस्टर टेरेलिन डाइक्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन A कंडेंसेशन पॉलीमर, ऑप्शन B कोपॉलीमर, ऑप्शन C बोथ ऑफ देम, डी नन ऑफ देम। तो योर आंसर विल बी बोथ ऑफ देम। आप जज्बाती होकर आंसर नहीं करेंगे, हाँ यार हमें पता है कंडेंसेशन पॉलीमर A को टिक किया, भाई इसके साथ ये एक ऐसा पॉलीमर है जो 2 मोनोमर्स से मिलकर बना है, इट्स अ कोपॉलीमर आल्सो। सो बी वेरी विजिलेंट एंड क्लियर व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चंस। ये आपके सामने पॉलीएस्टर की बात की, इसके यूजेस भी मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कि ये टेक्सटाइल फाइबर है। हमारे पास गर्मियों में कॉटन के साथ मिक्स करके शर्ट्स और कपड़ा बनाया जाता है, और सर्दियों में विंटर क्लोथिंग में ये बड़ा ज़बरदस्त एक इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, बड़ा अच्छा ड्रेस बनाता है। सो ये टेक्सटाइल फाइबर के तौर पे भी यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। अब ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अगर आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछता है, मैं MCQ पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द पॉलीएस्टर। ऑप्शन A में आपको वो ये कह देता है ग्लाइकोल, ऑप्शन B में ये, ऑप्शन C में ये कह देता है। स्टूडेंट कैन गेट कंफ्यूज्ड। या D में ऑल ऑफ देम कह देता है, ऑल नहीं है भाई, उसने पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट पूछा है, और पॉलीमर में जो रिपीटिंग यूनिट है उसमें वो दोनों कंडेंस मोनोमर मौजूद है। मेरा आंसर होगा ये जो मैंने पॉलीएस्टर लिखा है जिसमें दोनों मोनोमर आफ्टर कंडेंसेशन जिस फॉर्म में आ रहे हैं वो उसका रिपीटिंग यूनिट होगा। रिपीटिंग यूनिट ऑफ द पॉलीमर, दोनों मोनोमर्स, या अगर थर्ड पॉलीमर होगा तो तीनों मोनोमर्स, या अगर होमोपॉलीमर होगा तो सिर्फ एक पॉलीमर के कॉम्बिनेशन पे मुश्तमिल होगा। लार्ज पैरेंथेसिस के साथ स्मॉल एन लिखा होगा जो कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को शो करता है। सो दैट वाज अबाउट द पॉलीएस्टर। अब हम बात करते हैं पॉलीएमाइड नायलॉन 6,6 की नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हम अभी कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात कर रहे थे, हमने पॉलीएस्टर बनाया जिसको टेरेलिन या डाइक्रोन कहते हैं। एक और कंडेंसेशन पॉलीमर जो हमारे सिलेबस में है वो मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, आप देख सकते हैं, पॉलीएमाइड रेजिन। इसको पॉलीएमाइड क्यों बोलते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इमाइड लिंकेज पाई जाती है इसमें। ये जो लिंकेज है इसको इमाइड लिंकेज भी कहते हैं, इसको पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। ये मैंने खास वजह से नाम बोला है क्योंकि इसकी बेस पे MCQ आएगा, जब आप प्रोटीन्स पढ़ते हैं तब भी पूछा जाएगा, अदरवाइज ये नायलॉन 6,6 में। अब ये छोटा सा स्ट्रक्चर और इसके मोनोमर लिखे हैं, सिर्फ इससे रिलेटेड MCQs भी मेरे साथ जुबानी सुनिएगा, मजीद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सो वॉच दिस, ये पॉलीएमाइड एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्यों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, ये दोनों आपस में मिलते हैं, नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं। राइट, सपोज हमारे पास नंबर ऑफ दिस मोनोमर एंड नंबर ऑफ दिस मोनोमर यूज हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एक पॉलीमर बन रहा है। अब जहाँ पे चूंकि 2 टाइप ऑफ मोनोमर्स हैं, वन सेकेंड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर, और चूंकि ये दोनों मोनोमर आपस में मिलके कंडेंस हो रहे हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर आल्सो। क्लियर है, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट जानते हुए भी कंफ्यूज हो सकता है, लिहाजा आपने इन दोनों चीजों को साथ रखना है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो पॉलीएमाइड रेजिन है इसको मैंने नायलॉन 6,6 क्यों बोला,
पॉपुलर क्वेश्चन एंड यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट। क्यों बोला? नायलॉन 6-8 भी होती है, नायलॉन 10-12 भी होती है। ये 6-6 या 8-10 या 10-12 इन फैक्ट दोनों मोनोमर्स में पाए जाने वाले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। अब देखें हमारे सिलेबस में जिसकी बात की गई है, ये एक मोनोमर एडिपिक एसिड कॉमन नेम है और हेक्सामिथाइलिन डायमीन कॉमन नेम है। मैंने कॉमन नेम भी लिखा, मैंने आपको अभी बताया था कि आपको कॉमन नेम्स प्लस आईपैक नेम दोनों पता होने चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये साथ में आईपैक नेम भी लिख दिया, हेक्सेन डायोइक एसिड है, वहां पे हेक्सेन 1,6 डायमीन है। अच्छा, अगर आप देखें एडिपिक एसिड या हेक्सेन डायोइक एसिड में, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, काउंट कीजिएगा, इस मोनोमर में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस मोनोमर में भी 6 कार्बन एटम है। दिस इज नायलॉन 6-6 बिकॉज in the both monomers there are six carbon atoms, so that's why this is called as nylon 6-6. it's a polyamide, chemically speaking it's a polyamide क्योंकि इसमें amide linkage पाई जाती है। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया है। एक और बात स्टूडेंट्स आप याद रखें, जैसे मैंने आपको पॉलीएस्टर में एमसीक्यू क्लियर किया है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द पॉलीमाइड नायलॉन 6-6, तो आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट जिसमें हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन पॉलीमैरिक फॉर्म में सामने आता है। ये मैंने लिखा भी हुआ है, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट। अच्छा, जो मैंने पहली लाइन बोली थी वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि सेम लिंकेजेस प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स। हमारे पास प्रोटीन्स भी पॉलीएमाइड हैं जिनको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड एक ही चीज है, पॉलीएमाइड बोलें या पॉलीपेप्टाइड बोलें एक ही चीज है। जनरली स्पीकिंग हम केमिकल वेज में इमाइड वर्ड बोल देते हैं, बायोलॉजिकल वे में पेप्टाइड, लेकिन है केमिकली यही। इस स्ट्रक्चर की बेस पे एंट्रेंस टेस्ट में एमसीक्यू आता होता है, वो पूछता है कि आइडेंटिफाई, स्ट्रक्चर दे देता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपसे हमने पहले पढ़ा था पॉलीएस्टर बॉन्ड का भी पूछता है। सो आपने इन चीजों को बड़ा इजीली अंडरस्टैंड करना है और आंसर करना है विद फुल कॉन्फिडेंस। सो ये स्ट्रक्चर आपके सामने, इसमें से कुछ भी पूछे आप आंसर कर सकते हैं। जहां तक यूजेस का ताल्लुक है तो मैंने लिख दिया, मैं बार बार कह रहा हूं कि यूजेस आर वर्थ इंपॉर्टेंट, दे आर बीइंग आस्क्ड एंड यू हैव टू आंसर दैट। आपके सामने ब्रिस्टल्स ऑफ द ब्रश, टूथ ब्रश हो गया, वॉशिंग ब्रशेस हो गए, उनकी जो ब्रिस्टल्स होते हैं, उनके जो हीर होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द नायलॉन। ठीक है, एक रेजिस्टेंट स्टेबल काइंड ऑफ थिंग है, हाइड्रोफोबिक है। मेटल सब्स्टिट्यूट्स इन द बॉल बेयरिंग इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री में, हैवी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में हम हाई ग्रेड डिग्री ऑफ द नायलॉन या पॉलीमर यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स मटेरियल ऐसे बना लेते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं मेटल्स को, जो स्ट्रॉन्ग और रिजिड होते हैं, थर्मोस्टेबल भी होते हैं, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई भी होते हैं और वो क्रैक भी नहीं करते, और सबसे अहम बात वो मेटल्स की तरह क्रूड नहीं करते, उन्हें जंग नहीं लगता। सो दे आर बीइंग used as a substituent of the metal particles in the industry also। टेक्सटाइल फाइबर में आप जानते हैं कि नायलॉन में भी थ्रेड, ड्रेस में भी, कपड़ों में भी नायलॉन थ्रेड्स यूज किए जाते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ द वेरिएशन ऑफ द ड्रेसेस, और जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, शू वगैरह बनाए जाते हैं। सो दीज ऑल काइंड ऑफ द यूजेस, यू मस्ट नो अबाउट दैट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। जनरली हम जानते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स are usually going to make the thermosets, thermosetting plastic। कौन से thermosetting plastic? Which are not being affected by the ordinary slight temperature। वो decompose high temperature पे होते हैं, लेकिन ordinary temperature ना उनको soften करता है ना decompose करता है। Okay, ये भी तो condensation polymer है, but its properties are matchable like the thermoplastics। अगर इसको heat up करें तो ये soft हो जाता है और then strengthen हो जाता है, hard हो जाता है। बड़ी अहम लाइन बोली है, एमडी कैट का क्वेश्चन था जिसकी बेस पे भी हमने आंसर किया है। सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, बायोपॉलीमर, द प्रोटीन्स। अब हम बायोपॉलीमर्स की बात करेंगे। दे आर पॉलीमर्स, दे आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। हमारे पास बेतहाशा ऐसे मटेरियल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे बनते हैं, प्लांट्स और एनिमल बॉडीज में, और मेजर तौर पे प्लांट्स से हटके एनिमल्स में तो मेगा स्ट्रक्चर, उनकी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है। यू आर द स्टूडेंट ऑफ द बायोलॉजी, यू बेटर नो दैट। तो अब हम उस बायोपॉलीमर की बात करेंगे अंडर द लाइन ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल, जो कि हमारा टॉपिक है। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बिल्कुल उसी तरह हाईलाइट कर दी हैं। दिस इज एन एमडी क्लास लेक्चर, मैंने वो तमाम पॉइंट आउट कर दी हैं चीजें जिनसे एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और हम उनको ब्रिलियंटली आंसर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा। वॉच दिस, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, सिंपल सी बात है बट पता होनी चाहिए, पूछ सकता है। प्राइम इंपॉर्टेंस, प्रोटीन्स उससे निकलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये मैंने लिखा है 10,000 इन ह्यूमन बॉडी,
टाइप ऑफ प्रोटीन्स बोला है, अमाइनो एसिड्स नहीं बोले। मैंने वो भी डाटा लिखा है। हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में अमाइनो एसिड्स 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक अल्फाबेट्स ABC 26 होते हैं, उनसे लाखों वर्ड्स बनते हैं लैंग्वेज के। बिल्कुल इसी तरह अमाइनो एसिड्स तो ह्यूमन बॉडी में 20 टाइप्स के हैं, लेकिन वो आपस में डिफरेंट पैटर्न में मिलके 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। ये हमारी केमिस्ट्री की बुक की बात है जो आप सुनते हैं, समझते हैं हमारी केमिस्ट्री में इस चीज़ को आंसर करना है आपने, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू मिक्स विद द बायोलॉजी। अच्छा, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, हम जानते हैं। 20 टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स बोल चुका हूं, जिसमें 10 बॉडी बना सकती है वो नॉन एसेंशियल है, और 10 बॉडी नहीं बना सकती, वी हैव टू टेक इन द फॉर्म ऑफ डाइट, दे आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अगर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स में कुछ भी कमी होगी तो प्रोटीन्स नहीं बनेगी ना, और प्रोटीन्स नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स में केमिस्ट्री में जो फर्क बोला गया है, अमाइनो एसिड्स लिंक टुगेदर टू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द मैक्रोमोलेक्यूल। अब हर मैक्रोमोलेक्यूल को हम प्रोटीन नहीं बोलेंगे, दिस इज केमिस्ट्री। वो तमाम अमाइनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड्स जिनका मोलर मास 10,000 AMU से ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 10,000 AMU, दे आर कॉल्ड एज द प्रोटीन्स। और जिनका मोलर मास है पेप्टाइड बॉन्ड्स ही, है अमाइनो एसिड्स ही, वही पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, लेकिन उस मैक्रो मॉलिक्यूल का मास लेस देन 10,000 AMU है, तो दे आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स। सो हम मैक्रोमोलेक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मेरा टॉपिक मैक्रोमोलेक्यूल्स है। मैंने पहले सबसे पहले डिफाइन किया कि मैक्रोमोलेक्यूल्स वो होते हैं जिनका मोलर मास 10,000 AMU से ज्यादा हो। सो मैं बात ही प्रोटीन्स की कर रहा हूं, मेरे पास जितने भी अमाइनो एसिड के लिंकेजेस वाले कंपाउंड आएंगे दे ऑल आर द प्रोटीन्स, क्योंकि उनका मोलर मास 10,000 से ज्यादा है। वेरी सिंपल स्टेट है। अब देखते हैं बाकी बातें। इन ह्यूमन बॉडी ऑल अमाइनो एसिड्स और अल्फा अमाइनो एसिड, ये तो आप लोग जानते हैं, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने अमाइनो एसिड्स हैं दे आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। और आप केमिस्ट्री में जानते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है कि ज़्विटर आयन सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, बीटा अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, गामा अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। कोई एक मॉलिक्यूल जिसमें अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप होते हैं अमाइनो एसिड्स, बट लाइफ साइंसेज में जो अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व हैं, जो ज़्विटर आयन बनाते हैं, जिसको हम डायपोलर आयन कहते हैं, जिसको हम इंटरनल सॉल्ट कहते हैं, दे ऑल आर द अल्फा अमाइनो एसिड्स। सो दैट इज सम इंफॉर्मेशन, द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की, नेक्स्ट बोर्ड पे चल के। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस बोर्ड पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जिसके दरमियान में हमसे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। ये क्लासिफिकेशन जो भी आप पढ़ेंगे, मैंने हमारे MD कैट के सिलेबस के मुताबिक जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की इलैबोरेशन है उसकी बेस पे की है। स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन है। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंपल प्रोटीन, और आई एम टॉकिंग अबाउट द मिक्स्ड प्रोटीन्स, और आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। मैं नेचर ऑफ द यूनिट्स की बात तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करूंगा, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हमारे पास स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर प्राइमरी प्रोटीन्स हैं, सेकेंडरी प्रोटीन्स हैं, टर्शरी प्रोटीन्स हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अभी मैं जो बात करूंगा आपके सामने वो प्राइमरी प्रोटीन्स और सेकेंडरी प्रोटीन्स की आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन की है। व्हाट आर द प्राइमरी प्रोटीन, स्ट्रक्चर आपके सामने है। ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जिसमें सिंपल एमिनो एसिड्स आर बीइंग मिक्स्ड एंड दे आर गोइंग टू लिंक विद ईच अदर टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन। कोई कॉइलिंग नहीं, कोई जिगजैगिंग नहीं, हाँ ब्रांच हो सकती है, मैंने बनाई है, लेकिन कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हमारे सिलेबस के मुताबिक हम अपने सिलेबस की बात करते हैं तो ये प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। मैंने आपके सामने कर दिया, इसमें कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं है, सिंपल लिंकेज ऑफ द अमाइनो एसिड्स, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ लीनियर काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। कोई एक तो ब्रांच हो सकती है, लेकिन कॉइलिंग नहीं, जिगजैगिंग नहीं, 2D 3D का कोई मसला नहीं, ठीक है। सो दे आर प्राइमरी प्रोटीन्स। और मैंने डिफाइन कर दिया सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन अ पेप्टाइड चेन, जो आपके सामने बन रही है। अब दे हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस, ये भी वर्ड्स जानने जरूरी हैं क्योंकि MD कैट पढ़े और हम हर रिलेटेड चीज को पढ़ेंगे क्योंकि वो पूछी गई है। हर रिलेटेड चीज जो पूछी गई है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास जब प्राइमरी प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हो जाते हैं। अब ये चूंकि सिंपल अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स हैं, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, प्राइमरी नेचर के पॉइंट से बात करूं, तो सिंपल प्रोटीन्स सिर्फ अमाइनो एसिड्स को जनरेट करते हैं। अब ये अमाइनो एसिड्स भी डिफरेंट ब्लॉक्स में टूटते हैं और डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं। हमारे पास ये टूट के प्रोटियोसिस बनाते हैं, पेप्टोन्स, वो प्रोटियोसिस कन्वर्ट पेप्टोन्स में होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड्स में होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स पे सिंपल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं साइकिल चलाऊं तो यहाँ पे मूव अप करेंगे ना हम, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। सो दीज आर द साइक्लिक इन दैट वे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसका, ओके हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसका मतलब है ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं। क्लियर हो गया। तो पेप्टोन्स की बात करें, प्रोटियोसिस की बात करें, ये स्मॉलर यूनिट है विच आर बीइंग डिराइव्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द प्राइमरी प्रोटीन्स एंड दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल। क्लियर है।
अब हम बात करते हैं, ये मैंने लिख भी दी है, ये प्रोटीन्स हैविंग 5 अमाइनो एसिड्स, ये जनरल इंफॉर्मेशन शेयर की है सिर्फ आपको वैल्यू बताने के लिए कि प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग अमाइनो एसिड्स के नंबर से आपने रिलेट इस तरह करनी है, इस तरह सिर्फ 5 अमाइनो एसिड्स हों तो वो आपस में मुख्तलिफ पेयरिंग में इतना मिल सकते हैं कि 120 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपके सामने है। उसके बाद हम बात करेंगे 1 2 3 सेकेंडरी प्रोटीन की। इट्स वेरी सिंपल, आपके सामने रेगुलर कॉइलिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, नाउ कॉइलिंग एंड zigzagging, regular coiling and zigzagging of the polypeptide chain by the hydrogen bonding। ये दो मैंने पॉइंट अंडरलाइन भी कर दी है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। अभी बोला अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उसका स्ट्रक्चर भी मैंने लास्ट बोर्ड पे दिखाया जिसको मैंने इमाइड बॉन्ड भी कहा। अब उसमें एक NH बॉन्ड है, वो देखो मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें H पॉजिटिव है और इधर कार्बोनाइल कार्बन C डबल बॉन्ड O, इसमें O नेगेटिव है। अब ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, इन दोनों में कौन सा बॉन्ड वाला हो सकता है? अगर ये एक दूसरे को अपोजिटली फेस करते हैं तो ये एक लाइन में भी होते हैं तो ये आपस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करते हैं। यू नो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड है कि जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉन्ड वो है जिसकी वजह से DNA RNA और ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉन्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड, वो एस्टैब्लिश हो जाता है और वो पूरी जो स्ट्रेट चेन थी उसको स्ट्रेच अप कर देते हैं, जिगजैगिंग हो जाती है, क्वाइलिंग हो जाती है, ठीक हो गया ना। और ये डेफिनेशन है सेकेंडरी प्रोटीन्स की। सेकेंडरी प्रोटीन्स are the structures which are formed by the regular coiling of the polypeptide chain caused by the hydrogen bonding in NH and CO groups. Clear है students? It's very simple, you can know that. अब ये सारी एग्जांपल्स मैंने दे दी हैं इसकी। क्या क्या एग्जांपल्स हैं? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिक्स दो तरह की होती हैं, राइट साइड पे रोटेशन, लेफ्ट साइड पे रोटेशन, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, यू बेटर नो द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। इस तरह बीटा फ्लैट शीट्स बनती हैं, फ्लैट शीट्स जो होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं, और हमारे पास बीटा प्लीटेड शीट्स बनती हैं, ये हमारे पास फोल्डेड पैटर्न में होती हैं। स्ट्रक्चर्स हैं आपके डिफरेंट, आप देख सकते हैं आसानी से, आप लोगों की बुक में मिल जाते हैं। सो ये सारी एग्जांपल्स, ये जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बने हैं, दे आर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is a physical bond which is formed between the NH and C double bond O hydrogen bonding। तो ये आपके पास एग्जांपल्स भी आ गई, एक्सप्लेनेशन भी आ गई। अब एक दो MCQs हैं उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं so that we can analyze कि ये जो तमाम इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है इसको हम MD-CAT में किस तरह यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एमाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन, किस में होती है? नालोन 6 में। यस वी नो दैट एमाइड लिंकेज उसी को कहते हैं। प्रोटीन्स में भी होती है, प्रोटीन में तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। हाँ भाई, एमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड दोनों एक ही चीज हैं, अभी बोल रहा है मैंने, इसके ऊपर डिबेट की। तो मैं कहूंगा अच्छा डेक्रो तो क्या है? ये तो पॉलीएस्टर है, इसमें तो एस्टर लिंकेज होती है, तो ये नहीं है। मेरे पास A एंड B डेल्टा ऑप्शन है, इन दोनों में एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज होती है। दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू टू चेक योर नॉलेज। MCQ, रेगुलर कॉइलिंग एंड जिगजैगिंग इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन, इस ही पे अभी मैंने बात की प्राइमरी प्रोटीन्स, सेकेंडरी प्रोटीन्स, भाई टर्शरी प्रोटीन्स में भी होता है, लेकिन मैंने ऑल क्यों नहीं किया, मैंने सेकेंडरी को क्यों किया? दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। सेकंड जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें 3 डायमेंशनल का वर्ड ऐड करना जरूरी है, होती उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसमें ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन रेगुलर कॉइलिंग या जिगजैगिंग के अलावा वो 3 डायमेंशनल रोटेशंस की बात करता है। मैंने चूंकि ये वर्ड नहीं बोला इसलिए मैं इसको टर्शरी नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने इसको सेकेंडरी हाईलाइट किया। इस प्रैक्टिस से, इस MCQ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा और हमने किस तरह आंसर करना है। हमने एग्जैक्ट वर्ड डिक्स को भी जहन में रखना है, कॉन्सेप्ट को भी जहन में रखना है, और अगर कोई चीज प्लस माइनस हुई है तो उसके मुताबिक आंसर करना है, क्वेश्चन को समझना है फिर आंसर करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग द सेकेंडरी, क्योंकि दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द सेकेंडरी प्रोटीन्स। अब स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो स्टूडेंट्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बायोपॉलीमर, जो कि आज के हमारे MD-CAT के टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, दैट इज अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? लाइफ। न्यूक्लिक एसिड की तमाम प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं यहाँ पे। अब 1 बाय 1 इसकी जो 2 मेजर टाइप्स हमारे सिलेबस में हम उनको भी पढ़ेंगे, उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को भी पढ़ेंगे, और इसके ऊपर जो जो पॉइंट्स एंड डिस्कशन आ सकते हैं उसको भी देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन द व्हाइट बोर्ड। मैंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की जो टाइप लिखी दैट इज
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, द डीएनए, बहुत कॉमनली वर्ड सुनते हैं, यू आर द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, यू बेटर नो ऑल। ये पॉइंट्स केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अलग कर दिए। देखें, ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल में पाया जाता है। जी हम जानते हैं न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, जीन्स किससे बनते होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, एंड दिस इज ऑल द जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ द डीएनए। ओके, तो ये मेरे पास न्यूक्लियस ऑफ द सेल में पाया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, याद रखने। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्विस्ट। अच्छा, मैं जनरल डीएनए की बात कर रहा हूं, मैं तमाम एनिमल्स में पाए जाने वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा हूं। हेलिकल स्ट्रक्चर समझ लें, ठीक हो गया। हमारे पास लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ट्विस्टिंग होती है, रिंग्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स अभी देखेंगे आप। कॉइल्ड इन एंटी पैरेलल पैटर्न, ऑफ कोर्स एंटी पैरेलल पैटर्न, जो अल्फा बीटा की मैंने बात की, याद रखिएगा। सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है जी। मैंने कोशिश की है कि इन पॉइंट्स में डीएनए से एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, मैं एमडी कैट के क्वेश्चन बोलने लगा हूं। द प्रोसेस इन विच डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म इट्स कॉपी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए डुप्लीकेशन, ऑप्शन बी रेप्लिकेशन, ऑप्शन सी कोई भी दूसरा नाम ले लें, ऑप्शन डी कोई भी तीसरा नाम ले लें, बट माय आंसर इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट करता है, अनजिप होता है, अपनी कॉपी तैयार करता है, जो कि आगे कमांड करती है, ठीक हो गया ना। तो ये बातें याद रखनी है। सो सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी डीएनए में होती है। ट्रांसफॉर्म जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली, दिस इज द हेरिडिटरी मटेरियल, this transfer the information, command and everything that how an offspring will be like from parents to the offsprings by the process of meiosis from the parent cell to the daughter cell। तो डीएनए रेप्लिकेट करता है, अनजिप करता है, ट्रांसफ्यूज करता है तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपनी कॉपी के जरिए। हम इसको जानते हैं, इसी की बात करते हैं। तो ये डीएनए के बारे में पॉइंट्स पढ़े हैं और ये केमिस्ट्री में सवाल पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो चंद पॉइंट्स वो आगे आ रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी लाजमी पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब ये आती है केमिस्ट्री की बात, ये हमारे पास बायोलॉजी की भी बात है। हमारे पास आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, तो बेटर नो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों मिलते हैं तो हमारे पास आगे जेनेटिक मांड चलती है और वो पूरा स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए का बनता है, फिर जीन्स बनते हैं, वो जो क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, ऑल दैट है ना। अब वो मेरे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं, हम जानते हैं प्यूरिन्स होती हैं, जिनका नाम स्मॉल है, उनका साइज लार्जर होता है। एडेनिन एंड गुआनिन आर द लार्जर नाइट्रोजनस बेसिस, यू बेटर नो। इसमें डबल रिंग्स होते हैं, एक हेक्साकॉर्नेट एक पेंटाकॉर्नेट, यू बेटर नो, ठीक है। तो एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन्स हैं, पायरिमिडीन्स नाम बड़ा है, साइज छोटा है। डीएनए में जो पिरिमिडीन्स होती हैं ना, वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा आपका, अभी आपको बताता हूं। हमारे पास साइटोसिन एंड थायमीन होता है। सो हमारे पास प्यूरिन्स आरएनए और डीएनए में तो सेम होती हैं, पिरिमिडीन्स का फर्क आता है। डीएनए में साइटोसिन एंड थायमीन होती है, ये याद रखना है। आरएनए में थायमीन की जगह यूरासिल आती है, आरएनए में थायमीन नहीं होती, इस पे एमसीक्यू बनता है। बहरहाल डीएनए के में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होगी, हमारे पास शुगर होगी, और जो शुगर इसमें होती है डीएनए में, जो पेंटोस शुगर होती है, वो डीऑक्सी होती है। मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया, इफ यू कुड सी दैट, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये 5 कॉर्नर्ड पेंटोस शुगर है, ये स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ये 2 पोजीशन पे जो कार्बन है, ये डीऑक्सी होता है, इसकी एक ऑक्सीजन को स्नैच आउट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और इस वजह से इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो डीएनए में जो पेंटोस शुगर है, वो 2 पोजीशन पे जो कार्बन है, वो डीऑक्सी होने की वजह से होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया है। ये 5 कॉर्नर रिंग होता है, यहां से एमसीक्यू बनाता है। एक दफा एमडी कैट में क्वेश्चन आया था, उसने सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखती थी और कहा था इनकरेक्ट को चूज करें, इनएक्टिव क्वेश्चन था, उसने सारी बातें सही लिखी, द पेंटोस शुगर, और एंड में वर्ड कर दिया हेक्साकॉर्नर्ड, इस वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो गई। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स हैं इसके, दिस इज पेंटाकॉर्नर, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अच्छा, ये जो हेलिक्स बनता है डीएनए का, उसका जो साइज होता है 8 to 20 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर होता है, दिस इज अ वर्थ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये बायोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। भाई डीएनए ही तो है जो पेरेंट सेल से एक सेल ऑफ द डॉटर सेल में जाता है, और जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उसके सेल में मौजूद डीएनए ही डिसाइड करता है कौन सी प्रोटीन बनेगी, किस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, इवन के एवरीथिंग इज बीइंग कोडेड ऑन द डीएनए। सो दिस इज एवरीथिंग ऑफ द लाइफ। हमने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स को पढ़ा। और एक और बात है, हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं आप जानते हैं, एडेनिन थायमीन से मिलती है, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन से मिलती है, ठीक है। जीसी गुआनिन और साइटोसिन में
3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, एमसीक्यू है। एडेनिन और थायमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है इसको हम बोलते हैं ना, सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल 1953 में 2 साइंटिस्ट हैं, जेम्स वाटसन एंड एफ क्रिक्स, इन्होंने मिलके पहली दफ़ा वो जो लैडर लाइक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल डीएनए का, लाइक दिस वन इफ यू कुड सी दैट, और मैं अगर इसकी लैडर के कंपैरिजन में ऑपोजिट बना दूं तो लाइक दैट यू कैन नो, और यहाँ पे पेयर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाते हैं, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल, और ये में ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड हो गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, यू कुड सी दैट। ये सारी बातें डीएनए से एसोसिएट हमने एक्सप्लेन कर दी हैं, और अब हम इंशाल्लाह हर रिलेटेड क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होगा उसको आंसर कर सकेंगे, और कुछ एमसीक्यूज मैंने मॉडली बोले भी हैं आप लोगों के सामने। ठीक हो गया। अब बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड, Na न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसमें जो फर्क है वो सुन ले, मैंने लिखा है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जी, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए पेरेंट से ट्रांसफर होता है और आरएनए डीएनए से बनता है। डीएनए अनजिप होके जो आपके पास मैसेंजर आरएनए होता है या ट्रांसफर आरएनए होता है या राइबोसोमल आरएनए होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो सारी कमांड को ऑपरेट करता है, इनफैक्ट उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आरएनए है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में बनता है और फौरन साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। यू बेटर नो द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हमारे पास जो आरएनए है वो 3 तरह का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। केमिस्ट्री में इसका क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, लेकिन सिर्फ इसलिए बताया कि हमारे पास जब ये डीएनए से अनजिप होके रेप्लिकेट होके कमांड की फॉर्म में, ऑपरेटिव करने की फॉर्म में बनता है, तो ये 3 तरह के काम करता है, उनका काम प्रोटीन सिंथेसिस ही होता है। ठीक है, आगे मैंने लिख दिया प्रोटीन सिंथेसिस, ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ द, अच्छा बात जो यूनिसेलुलर, कुछ माइक्रोब्स, वायरसेस, बेटर नो उनके अंदर डीएनए नहीं होता लेकिन न्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाता है। सो दैट वाज द इन्फॉर्मेशन अबाउट बायोलॉजी। अब बात करते हैं केमिकल एस्पेक्ट में, जो हमारे एमडी कैट के क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्यूरिन्स, मैंने अभी बोला कि भाई प्यूरिन्स तो आरएनए और डीएनए दोनों में सेम होती है, एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडीन्स क्या फर्क आता है? जो प्यूरिन आरएनए में पाई जाती है वो एडेनिन और ग्वानिन है, वो डीएनए में भी वही पाई जाती है, लेकिन पिरिमिडीन का फर्क है। हम जानते हैं कि जो पायरिमिडीन आरएनए में पाई जाती है उसमें ये है एक साइटोसिन और एक यूरासिल। थायमिन नहीं पाई जाती, डीएनए में थायमिन पाई जाती है और यूरासिल इज द रिलेटेड डिराइव्ड कंस्ट्रक्टेड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ थायमिन, बट दिस इज अ सेपरेट थिंग, बिल्कुल नया डिफरेंट स्ट्रक्चर है यूरासिल। और आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है, बाकी वही कॉम्बिनेशन है। आपके सामने राइबोस शुगर है। अच्छा, इसमें जो शुगर राइबोस है नंबर 2 पोजीशन पे देखें, वो डीऑक्सी नहीं है, ये ऑक्सी शुगर है। तो वो जो स्ट्रक्चर्स मैंने डीएनए में एक्सप्लेन किया था, जो आरएनए में एक्सप्लेन किया था, वो तमाम चीजें अपने ज़हन में रखिएगा। बहरहाल पेंटोज शुगर यहाँ पे भी 5 कॉर्नर्ड ही होती है। ठीक हो गया। तो दीज आर द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब हम डीएनए और आरएनए की डिस्क्रिप्शन के बाद कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, और एमसीक्यूज में अब हम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स को अपने टारगेट में लाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एक एमसीक्यू जो मैंने लिखा, मैंने तो काफ़ी बोले भी हैं बट अभी लिखा हुआ भी एग्जाम्पल है, बहुत खूबसूरत एमसीक्यू है, जरा फोकस कीजिएगा। विच आर द पिरामिडीन्स इन न्यूक्लिक एसिड? मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड, इंटरेस्टिंग चीज़ है, फोकस कीजिएगा। मैंने डीएनए नहीं कहा, मैंने आरएनए नहीं कहा, मैंने न्यूक्लिक एसिड कहा, और मैंने पिरामिडीन्स पूछी। अगर तो मैं डीएनए में पूछता तो फिर मैं थायमिन कहता, साथ में साइटोसिन कहता। अगर मैं आरएनए में पूछता तो पिरामिडीन आरएनए, तो मेरे पास होती साइटोसिन एंड यूरासिल। मैंने सिर्फ दोनों तरह के न्यूक्लिक एसिड्स में टोटल नंबर ऑफ पिरामिडीन्स पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पिरामिडीन्स पूछा है। अब देखें तो इसका आंसर है डेल्टा ऑप्शन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। भाई पिरामिडीन्स तो 3 तरह की हैं, स्मॉलर बेसिस हैं। अब साइटोसिन एंड थायमिन डीएनए में पाई जाती है, साइटोसिन एंड यूरासिल आरएनए में पाई जाती है। उसने डीएनए आरएनए का नाम लिया, उसने सिंपल न्यूक्लिक एसिड, दोनों तरह के न्यूक्लिक एसिड्स में कौन कौन सी पिरामिडीन्स पाई जाती हैं, तो वो मैंने आंसर कर दिया डेल्टा ऑप्शन। क्लियर हो गया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसने आपको ट्रेन किया होगा कि आपने कैसे सवालों को आंसर करना है। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच इज द पार्ट ऑफ योर प्रीवियस पेपर, दैट्स व्हाई आई एलैबोरेटेड। एमसीक्यू नंबर 2 आपके लिखा है सामने, Which nitrogenous base is not present in RNA? इसी की बात चल रही है। आरएनए में कौन सी नहीं होती? थायमिन नहीं होती। कौन सी होती है? यूरासिल होती है। ठीक है, इसी सवाल को वो डीएनए में पूछ सकता है कि which one of the following nitrogenous base is not present in DNA? तो डीएनए में यूरासिल नहीं होती, थायमिन होती है।
गॉट इट। तो बहरहाल उसने आरएनए का पूछा तो थायमिन होती है, अल्फा ऑप्शन मेरे आपके सामने है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द न्यूक्लियोटाइड कंपोज ऑफ, अब बताएं जी न्यूक्लियोटाइड में कौन से यूनिट्स होते हैं, स्ट्रक्चर बना के देगा आपको पेपर में, फॉस्फेट ग्रुप लगाया होगा। अब एमसीक्यूज की ऑप्शंस को देखिएगा, मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए डिजाइन की हैं। सल्फेट बोल देगा, बच्चा ट्रिक हो जाएगा, नहीं भाई हमें पता है न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस होती है, कोई भी हो, पेंटोस शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। सो ये ऑप्शंस को देखता हूं तो मेरे पास बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि आपसे सामने रखी गई है, नाइट्रोजनस बेस कोई भी, शुगर मॉलिक्यूल एंड द फॉस्फेट ग्रुप। स्टूडेंट्स अगर मैं न्यूक्लियोसाइड पूछता तो आप बेटर जानते हैं, खाली नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल विदाउट फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 यूनिट हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो इस तमाम डाटा को अपने सामने रखिएगा। बट डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने जो मैक्रोमॉलिक्यूल से एसोसिएटेड था हमारे सिलेबस के मुताबिक कोशिश की कि तमाम पॉलीमर्स, चाहे वो सिंथेटिक हैं चाहे वो बायो हैं, जो भी हमारे सिलेबस में है, उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप लोगों को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया जाए, आपको जस्टिफाई किया जाए और पॉइंट आउट किया जाए उन चीज़ों को जो आपने याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और इंशाल्लाह इसकी बेसिस पे आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।